Hello students, good evening. This is Sarika Sagar on behalf of High School English. Today I'll be doing idioms and phrases with you. मैं आज आपके साथ idioms और phrases करूंगी, not to improve your spoken English or English speaking skills, but basically for competitive exams. हमारे competitions के अंदर जितने भी हमारे competitions हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, चाहे स्कूल्स के हैं, चाहे CUET हैं, whatever exams we have in mind, ओके, सबके अंदर आपकी वोकैबुलरी के बेसिस पे आपके पास कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपके इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं. ओके, सो आज हम क्या करने जा रहे हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस. हम उसको MCQs के फॉर्म में करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में भी वो MCQs की फॉर्म में ही आते हैं. तो हम उसको वैसे ही समझेंगे कि एज अ स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमने उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है. नॉट नेसेसरी कि सारे ही आपने पढ़ ली हो. इंग्लिश इज अ वेरी वेरी वास्ट लैंग्वेज. कई चीजें ऐसी हैं हम पढ़ भी लेते हैं, फिर भी एक आध इडियम ऐसा होता है कि हमने पढ़ा नहीं होता, तो हमें क्वेश्चन के बेसिस पे भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए. व्हाट डज अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश मीन? बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश मीन्स एक बर्ड आपके हाथ में है और दो बुश के अंदर हैं. सो जो हाथ में है वो बेटर है. वर्थ मीन्स बेटर. ओके, इट इज बेटर टू हैव वन बर्ड इन हैंड रादर देन टू इन द बुश. हम यहाँ पे बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम बर्ड्स से हम तात्पर्य निकाल रहे हैं. ये बर्ड्स आर वैल्यूएबल नहीं, इसमें ये मतलब नहीं निकल रहा कि बर्ड्स आर वैल्यूएबल. इट इज बेटर टू हैव समथिंग that is certain and real than take a risk. Risk या unsure. ये तो मेरे हाथ में है बर्ड, मुझे दिख रही है, श्योर है, वो सर्टन है, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर मुझे कोई कह रहा है कि इस बर्ड को छोड़ो, बुश के अंदर दो बर्ड्स हैं. ठीक है, वहां पे मैंने दो बर्ड्स देखी हैं, वहां है, बट श्योरिटी है क्या? हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे ज्यादा बर्ड्स हैं, सो हम वहां जाएंगे, वहां पे ज्यादा हमें इतना फायदा नजर आएगा, पर वो अनसर्टन है, वो श्योर नहीं है. सो जो चीज अभी हमारे हाथ में है वो एक श्योर है, उसमें कोई रिस्क नहीं है. पर जो चीज हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि बर्ड्स हैं या नहीं हैं, मे बी बुश के अंदर है. बुश मतलब अनसर्टनिटी. ओके, सो बर्ड्स आर हार्ड टू कैच. बर्ड्स को पकड़ना मुश्किल है, पकड़ने वाली कोई बात ही नहीं हो रही है. डोंट बी ग्रीडी मीन्स इतना. यहाँ पे अब हमारी आ जाती है अप्रोप्रिएट और मोस्ट अप्रोप्रिएट. हमको कई बार दो आंसर्स नियर टू करेक्ट लगते हैं, हमने रूल आउट नहीं करना. अब जैसे इसको तो हमने टोटली रूल आउट कर दिया कि वैल्यूएबल का कोई लेना देना ही नहीं है. हमारे पास जो है वो बेहतर है, जो सामने ज्यादा दिख रहा है पर श्योर नहीं है उससे. ये हमें थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, हम उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते. थर्ड है बर्ड्स आर हार्ड टू कैच. बर्ड्स को पकड़ना बहुत भारी चीज है, ऐसे पकड़ने वाली तो कोई बात इसमें लिखी ही नहीं हुई है, सो हम इसको कंप्लीटली रूल आउट करेंगे. डोंट बी ग्रीडी. अब ग्रीडी, लालची मत बनो. हो सकता है यहाँ पे लालच भी दिख रहा है ना हमको कि सामने दो बर्ड्स हैं, एक हाथ में है, मैं उस दूसरी की दोनों को लेने जाता हूँ, इस एक को जाने देता हूँ. थोड़ा लालच दिख रहा है पर हम इसको टोटली रूल आउट नहीं कर सकते ना. बट यहाँ पे ग्रीडीनेस श्योर नहीं दिख रही है. यहाँ पे हर चीज ग्रीडीनेस नहीं होती, अपॉर्चुनिटी भी होती है. जो अपॉर्चुनिटी बर्ड इन हैंड, जो अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है, पहले उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करो रादर देन जो आपको पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं. उससे बेटर है कि जो ऑलरेडी आपके पास है उसके आप अवेल करो. सो एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. ओके, मीन्स इट इज बेटर टू हैव समथिंग which is sure and certain rather than taking a risk on anything that is not a surety, it is doubtful. Okay, so हमारा जो आंसर है, our answer is B. Our answer is B here. Fine. Now let us move to the next one. What does bite off more than you can chew mean? Okay, उतना ही लो जितना आप चबा सकते हो. बहुत ज्यादा मुंह में भर लोगे, चबा नहीं पाओगे तो क्या होगा? सांस रुकेगा, चोक होगा और आप वॉमिट कर दोगे.
ठीक है। सो हमें उतना ही बाइट लेना चाहिए, उतना ही हमें खाना चाहिए, मुंह में उतना ही हमें ग्रास लेना चाहिए जितना हम उसको च्यू कर सके, जितना चबा सके। मीन्स बहुत ज्यादा नहीं खाना, खाने की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। खाने के उससे हमें ये बताना चाह रहे हैं हम कि हमें उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेनी चाहिए, हमें उतनी ही जिम्मेवारियां अपने कंधे पे लेनी चाहिए जितनी हम संभाल सकें, जितनी हम हैंडल कर सकें। पता लगे हमने जिम्मेवारियों पे जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं और हमसे हैंडल नहीं हो पा रही हैं और बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। सो इट इज नॉट अबाउट खाना, इट इज अबाउट उसके थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं जितना आप वापर सकते हो ना उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो। ओके, नुकसान होगा आपको। फाइन। ईटिंग टू मच, खाने की तो यहाँ बात ही नहीं है, इसका तात्पर्य वो नहीं निकल रहा। टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल, उतनी ही जिम्मेवारी लो जितनी आप हैंडल कर सकते हो। ऑब्वियसली ये हमें करेक्ट लग रहा है। च्युइंगम, च्युइंगम की कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। भूख लगना, भूख लगने की बात नहीं हो रही है। सो आवर आंसर इज अगेन बी, बी इज द आंसर। फाइन। बाइट ऑफ, बाइट ऑफ इज ईट। ओके, बाइट ऑफ, वन सेक, बाइट ऑफ इज ईट। जितना आप च्यू कर सकते हो, जितना आप मैनेज कर सकते हो। सो योर आंसर इज बी। फाइन। नाउ वी आर डूइंग द थर्ड वन। ओके, इन दिस थर्ड वन इट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मीन्स बहुत जिसे कहते हैं हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है किसी चीज की। ठीक है, ये चीज इतना है कि इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, मीन्स बहुत महंगा। कोई चीज जब बहुत महंगी होती है तो आपको लगता है कि आपकी तो पूरी एग्जिस्टेंस आपसे खरीद ली गई है, आपसे पूरी आपकी आइडेंटिटी आपसे ले ली गई है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मीन्स कॉस्ट बहुत कीमती, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट होती है कोई चीज तो उसको हम बोलते हैं हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी इसकी, बहुत महंगा था ये। ओके, तो शादी बहुत भारी पड़ गई, हमने 50 लाख सोचा था और हमको 1 लाख 1 करोड़ की शादी हो गई हमारे, तो हम क्या बोलेंगे, दिस मैरिज कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। ओके, मीन्स सस्ती हुई नहीं, एक्सपेंसिव हुई यस। क्या आपको अपनी हाथ पांव काटने पड़े? नहीं। क्या आपको अपने कपड़े खरीदने पड़े? नहीं। यहाँ पे कोई भी चीज बहुत आपको भारी पड़ती है, जिसकी कीमत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसको हम कॉस्ट एन आर्म एंड अ leg, something which is very expensive and very very exorbitant. Okay, so our answer is again B. Okay, now let us move to the next one. Cut to the chase. बोलता आप मुझे कुछ बताने जा रहे हो, I'll give you the story line, फिर आप मुझे मीनिंग बताना। आप मुझे, अब मैम पता है कल क्या हुआ, हम वहां गए थे, हम इतने सारे लोग थे, फिर ऐसे हो रहा था, फिर हम वहां पे मिले, हमने सलमान खान को देखा, सलमान खान को हमने आवाज लगा। मैं सीधा बोलती हूँ कट टू द चेस, डोंट वेस्ट द टाइम। मीन्स मुद्दे पे आओ, क्रक्स पे आओ, फाइनल बात बताओ, डोंट बीट राउंड द बुश। ओके, घुमा घुमा के बात मत करो, मुद्दे की बात करो, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बात करो। कट टू द चेज, चेज इज रनिंग, चेज इज ड्रैगिंग। किसी बात को आप लंबा ड्रैग कर रहे हो, उसको ड्रैग मत करो और उसको कट करो, शॉर्ट करो। जितना आप उसको कट करोगे, जितना आप शॉर्ट करोगे, हमें उससे मतलब है। किसी भी चीज को आप कट शॉर्ट कर देना। ओके, बिल्कुल मुद्दे पे आके बात करना, घुमा फिरा के बात ना करना। हम हिंदी में बोलते हैं ना, गोल गोल बातें मत करो, पॉइंट पे आओ। ठीक है, या गोल गोल बातें, घुमा फिरा के बात मत करो, मुद्दे की बात करो। ओके, तो हमने सीधा बोला, भी हिंदी में ही मैंने बोला है, गोल गोल बातें मत करो, पॉइंट पे आओ। तो हमारा ये क्या आ गया, गेट टू द पॉइंट, पॉइंट की बात करो, टू द पॉइंट। ओके, टू द पॉइंट। हमने उसको क्या बोल रहे हैं, डू नॉट बीट राउंड द बुश, डू नॉट बीट राउंड द बुश।
आपने देखो ये मैंने आपको एक और बता दिया कट टू द चेस का एक और सब्स्टिट्यूट मुहावरा बन गया है, डू नॉट बीट राउंड द बुश। चेस समथिंग, किसी के पीछे भागना, ना ना। वॉच अ मूवी, नॉट एट ऑल। सो आवर आंसर इज ए। ए इज आवर आंसर। Answer is A. Fine. Now let us do the fifth one. Easy come, easy go. बहुत सिंपल। Easy come, easy go. कोई चीज बहुत आसानी से आ भी जाती है, कोई चीज बहुत आसानी से चली भी जाती है। आना जाना, उसकी आना जाना लगा रहता है। ये तो आनी जानी चीज है, कभी आ जाता है पैसा तो कभी चला जाता है पैसा। मीन्स आप बात कर रहे हो मनी इज इजी टू अर्न, नो। थिंग्स दैट कैन इजीली बी गेन्ड एंड कैन इजीली बी लॉस्ट। कोई चीज ऐसी जो हम बहुत इजीली पा भी लेते हैं और बहुत इजीली उसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। किसी चीज को पाना भी आसान है और उसी चीज का खोना भी बहुत आसान है। मीन्स क्या उसकी कोई वैल्यू है? बहुत ज्यादा वो वैल्यूएबल नहीं होता, नॉट वैल्यूएबल। कोई चीज जब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती, जिसका आना जाना लगा रहता है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, चला गया तो ठीक, नहीं गया तो ठीक। पाना और खोना, किसी भी चीज का पाना और खोना जब लगा रहता है और उसका कोई मलाल नहीं होता, उसका कोई किसी भी तरह का दुख नहीं होता, उसको हम बोलते हैं ओह इट इज इजी कम इजी गो, डोंट बॉदर। ये तो होता रहता है। ओके, सो दिस इज व्हाट एंड द आंसर हियर इज, आवर आंसर इज बी। नाउ यू सी, इस तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लेट मी फाइंड सम नाइस कलर। यस, ओके, नाउ व्हाट, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। सबसे पहले हमारा शोल्डर किसी को दे रहे हैं क्या हम? ये मतलब नहीं निकल रहा हमारा शोल्डर, हम किसी को अपना शोल्डर, ठंडा शोल्डर दे रहे हैं क्या? हमारा शोल्डर ठंडा हो गया है और हम किसी को दे रहे हैं, ये मतलब नहीं निकल रहा। ओके, कोल्ड होता है फीलिंग से रिलेटेड। ओके, कोल्ड और वार्म दो तरह की फीलिंग्स होती हैं बेटा। ओके, जब आप किसी के साथ हॉस्टाइल बिहेव करते हो, अनफ्रेंडली तरीके से बिहेव करते हो, उसको कोल्ड बोला जाता है। कभी भी हम किसी के साथ हॉस्टाइल बिहेव करते हैं या अनफ्रेंडली बिहेव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड। और जब हम किसी के साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ, बहुत ज्यादा वार्मथ के साथ मिलते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शन के साथ मिलते हैं, बहुत ज्यादा लाइकिंग के साथ जब हम किसी को बोलते हैं तो वो वार्म होता है। वी हैव वार्म फ्रेंड्स। ओके, ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, मीन्स कोल्ड शोल्डर आपके साथ बहुत अनफ्रेंडली तरीके से बिहेव किया, तो किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना, देख के अनदेखा करना। कहते ना वो मुझे देख के अनदेखा कर गया, नजर बचा के चला गया। और लुक्ड थ्रू मी, मुझे सामने ऐसे देख के निकल गया, सब मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हूँ। कई बार आप कहीं किसी को देखते हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, उनको कोल्ड शोल्डर देना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, ऐसे उनके सामने से निकल जाते हो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे है ही नहीं बॉडी एंड फ्लैश में। आप बिल्कुल उनको ऐसे क्रॉस कर जाते हो जैसे आपको नजर ही नहीं आए। तो सामने वाला बोलते हैं कि ओ दैट पर्सन गेव मी अ कोल्ड शोल्डर और दैट पर्सन लुक्ड थ्रू मी। ये भी एक फ्रेज है। ओके, ये इडियम तो नहीं है, ये फ्रेज है। लुक्ड थ्रू मी मीन्स किसी को देखकर अनदेखा कर देना। ओके, गिव समवन अ हग, ना कोल्ड है तो हग कैसे होगा? हग तो हमेशा वार्म फीलिंग्स होती है इसकी। हग में हमेशा कैसी फीलिंग्स होती हैं? जब आप किसी को गले लगाते हो, एम्ब्रेस करते हो, उसमें वार्म फीलिंग्स होती हैं। इग्नोर और शो इनडिफरेंस टू समवन, इग्नोर करना या ऐसे शो करना, यू डोंट मैटर टू मी, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो मेरे लिए। ओके, सो दिस इज द आंसर। गिव समवन अ गिफ्ट, गिफ्ट भी नहीं देना। गिफ्ट देना भी क्या है? वार्म फीलिंग है, तो कोल्ड शोल्डर तो नहीं हो सकता। फ्रेंडली, फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो एक तरीके से कोल्ड शोल्डर का ऑपोजिट हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो हमने एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि आपने बी देखा और आपने बोला मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ने तो सारे हैं, सारे पढ़ने हैं। व्हाई? बिकॉज हमने अप्रोप्रिएट और मोस्ट अप्रोप्रिएट को भी तो कंफर्म करना। यू नेवर नो,
उसके बाद कोई एकदम से ऐसा आ जाए जो आपको लगे इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, सो दिस इज इट। नाउ लेट अस डू द 7th वन। व्हाट डज इन अ नटशेल? नटशेल, जब आप कोई स्पीच दे रहे हो, नाउ जब आप कोई स्पीच दे रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई डिबेट हो रही है, मींस किसी बात के ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं और इन सब पूरी बात का जब हम कोई कंक्लूजन देते हैं ना, है ना, तो उस कंक्लूजन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन अ नटशेल। ओके, सो और ये ऑब्वियसली अब आप सुनो, ये हम इसको अपनी स्पीच, ऐसे, आर्ग्यूमेंट और डिबेट की बिगिनिंग में करें, लिखेंगे या एंड में लिखेंगे? ऑब्वियसली हमने पूरी बात कहने के बाद ही तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना। ओके, सो हम ये बोलते हैं सारांश में, या इस पूरी बात का सार ये निकला और इस बात का तात्पर्य ये निकलता है, अर्थात भी बोल देते हैं हम, ठीक है। सो वी विल से टू कंक्लूड भी बोलते हैं। तो इसमें जो इन अ नटशेल, एक छोटी सी नट के शेल के अंदर पूरी बात आ रही है, ठीक है। नट मीन्स होता है मूंगफली, कोई दाना, कोई ड्राई फ्रूट, और उसके जो ऊपर का शेल होता है, तो वो जो शेल काम का होता है, उसके अंदर जो नट है वो काम की है, उसके अंदर की नट काम की है। सो इस शेल के अंदर काम की चीज है, सारी की सारी बात का पूरा गुण इस शेल के अंदर है। तो जो लास्ट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट जो होती है वो एक तरह की शेल है, ठीक है, शेल है जिसके अंदर पूरी स्पीच का कंप्लीट वैल्यू उसके अंदर आ गई है, उसका पूरे के पूरे वैल्यू, उसका पूरा का पूरा जो कहते हैं गुण आ गया है उसके अंदर, ठीक है, सारे पॉइंट्स आ गए हैं, इसलिए उसको नट शेल। बिकॉज नट शेल में वैसे भी आपको मीनिंग बता सकती हूँ कंक्लूजन, पर आप ये देखो नट और ये शेल दो वर्ड्स हैं। नट होता है आपका फ्रूट, ओके, और फ्रूट के ऊपर जो शेल होता है, तो फ्रूट इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा। तो ये हो गया, मीन्स सारे गुण आ गए हैं एंड के अंदर। किसी भी चीज को जब हम समराइज कर देते हैं और उसको कंक्लूड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं नटशेल। तो अब हम इसको बोल रहे हैं समराइज ब्रीफली, सीम्स, ओके, दैट इज कंक्लूड। नट्स खा रहे हो, खाने देने का कुछ भी नहीं है। किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑपोजिट हो गया है। इन नटशेल का तो ये ऑपोजिट हो गया है बिल्कुल। ओके, फॉरगेट अबाउट इट, कोई लेना देना नहीं है। सो आवर आंसर इज बी, सॉरी, आवर आंसर इज ए, दैट इज समराइज ब्रीफली। इज इट क्लियर? इन अ नटशेल। नाउ नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपके पास किसी ने कोई सीक्रेट रखा, अपनी कोई सीक्रेट बात बताई, और आपको कह दिया जाता है, 3-4 जने एक साथ बैठे हुए हैं, ओके, और कोई सीक्रेट बात हो गई है और आपको कहा जाता है किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, ये अपन 4 लोगों के बीच में ही है, ये अपन 5 लोगों के बीच में ही है, ठीक है ना, ये बात नहीं बाहर जानी चाहिए, ये बात यहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल, गॉड प्रॉमिस, ओके, दिस एंड दिस, मदर प्रॉमिस, दिस एंड दैट, सब हो जाता है आप लोगों का, और पता लगता है अगले दिन तो पूरे कॉलेज को पता है। तो आप लोग फिर बोलते हो ये खबर किसने बाहर करी, ओके, किसने खबर लीक करी, किसने ये हमारी बात खोली, पोल किसने खोली हमारी, ठीक है, ये हमारा सीक्रेट था। हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ओके, मीन्स बैग मतलब हमारे अंदर, इनसाइड अस, ओके, सीक्रेट। और ये क्या है? कैट, ये सीक्रेट है। आपने ये सीक्रेट को पब्लिक कर देते हो जब, तो ये होता है टू शेयर अ सीक्रेट, ओके। रिलीज अ कैट, कैट को नहीं निकाला है बैग में, कोई बैग में कैट भी नहीं है, सीक्रेट ही कैट है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, ठीक है ना, आपके पेट में गुड़गुड़ 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 हो रहा है, यू हैव गॉट बटरफ्लाइज इन द स्टमक, कि मुझे तो रिलीज करनी है इंफॉर्मेशन। तो किसने ये खबर बाहर निकाली, किसने लीक की है पूरी खबर, ठीक है। सो कैट इज अ सीक्रेट, और आपके अंदर से जब आपने वो सीक्रेट किसी को बता दिया है, मीन्स यू हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ओके। तो कैट को रिलीज किया है? नहीं,
शेयर कर दिया सीक्रेट, ओपन शेयर भी नहीं किया, बिल्कुल ओपन कर दिया, बिल्कुल ओपन कर दिया। हाइड समथिंग, हाइड का तो ये ऑपोजिट हो गया, ये तो ऑपोजिट है। कीप अ सीक्रेट ना, ये भी ऑपोजिट है। ये क्या है, कैट इज इन द बैग। ये दोनों क्या है, हाइड समथिंग या कैट, कीप अ सीक्रेट इज कैट इज इन द बैग। बट व्हेन यू tell a secret, then it becomes the cat is out of the bag. So our answer is B. Is it clear to you? Who let the cat out of the bag? ठीक है। Now make a mountain out of a mole. ये चीज हिंदी में बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। ओके, राई पता है ना क्या होती है, खाने वाला होता है ना एक मसाला, राई का पहाड़ बनाना मीन्स छोटी सी बात का बवंडर बना देना। बहुत नॉर्मल सी बात है, उसका आपने इतना हल्ला बुल्ला कर दिया, उसको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, उसको इतना हाइपरबोलिक कर दिया है। मीन्स किसी चीज को बहुत ज्यादा जब हम हाइपरबोलिक कर देते हैं या बहुत ज्यादा ड्रामेटिक कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटी सी मोल हिल है, उसमें से आपने उसका पहाड़ बना दिया है, राई का पहाड़ बना दिया है आपने, उसको हम बोलते हैं मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल। छोटी सी बात है, उसका इतना बड़ा बवंडर बना देते हैं। फैमिली ड्रामाज में और क्या होता है, ठीक है ना, टीवी सीरियल्स में क्या हो रहा है, राई का पहाड़ बनाया जाता है। फाइन। सो एग्जैजरेट, किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलना। ओके, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा कर बोलना, ओके, उसको बोलते हैं एग्जैजरेट। एग्जैजरेट, गरेट नहीं होता, जरेट होता है। ओके, मेक समथिंग स्मॉल, स्मॉल को ही तो बड़ा कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया है। बिल्ड अ माउंटेन, हम माउंटेन बनाने नहीं जा रहे हैं, इग्नोर तो कर ही नहीं रहे हैं। ओके, इग्नोर को क्या बोलेंगे, अभी करके ही हटे हैं थोड़ी देर पहले, कोल्ड शोल्डर। इग्नोर तो हमारा फ्रेज है कोल्ड शोल्डर, रिवाइज भी हो गया हमारा। इज दैट क्लियर? सो हमारा आंसर है एग्जैजरेट। फाइन। अब हम कर रहे हैं 10th वन, ऑन क्लाउड 9। अब थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क हो गया है, बिकॉज माइथोलॉजीज के कारण। हमारे इंडियन माइथोलॉजी में कहते हैं कि हेवन जो है वो 7वें आसमान पर है, सबसे ऊपर है। सो जब आप किसी को बहुत खुश होते हो, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत हैप्पी होते हो, आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया, आपकी खुशी का जब ठिकाना नहीं होता है, तब आप बोलते हो मैं तो आज 7वें आसमान पर हूं। ठीक है ना, मीन्स बहुत 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 खुश, वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। ओके, आपने कुछ अचीव कर लिया है, बहुत ज्यादा अकम्पलिशमेंट की फीलिंग है आपको, बहुत ज्यादा अचीवमेंट की जब फीलिंग आती है, तो उस वक्त हम हिंदी में बोलते हैं 7वें आसमान पर। ठीक है, 7वें आसमान पर। पर यहाँ पे तो नाउन क्लाउड 9 है। इंग्लिश माइथोलॉजी के अंदर हम इट इज बिलीव दैट इट इज द 9th क्लाउड। इज दैट क्लियर? ऑन क्लाउड 9, मीनिंग सेम है। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के अंदर 9 नंबर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस नंबर, और हिंदू माइथोलॉजी के अंदर नंबर 7 इज द मोस्ट ऑस्पिशियस नंबर। सो आप ये देखेंगे क्रिश्चियनिटी में और क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर 9 बहुत ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने इसको क्लाउड 9 बोला है। फीलिंग वेरी हेवनली। ओके, व्हेन यू फील वेरी वेरी हेवनली। ओके, और हेवनली का मतलब ही हैप्पी होता है, हेवन में कोई भी सैड नहीं होता, हेवन में सब हैप्पी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सो आप सैड फील कर रहे हो? नो, आप हैप्पी और संतुष्ट फील कर रहे हो। कंटेंट इज सेटिस्फाइड। ओके, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो क्योंकि आपने कुछ पा लिया है। स्लीपिंग? नो। ड्रीमिंग? नो, ये नहीं होगा। सो योर आंसर इज बी, ऑन क्लाउड 9 या 7वें आसमान पर is one and the same thing. Now let us come to the 11th one. Practice what you preach. Mahatma Gandhi always believed in this. Mahatma Gandhi always said,
प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। कभी भी वो ज्ञान मत दो जो आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आपने किसी से काम करवाना है तो पहले वो काम खुद करो। अगर आपने किसी को बोलना है कि आप को शर्म नहीं आनी चाहिए कुछ ऐसा काम करने में कि आप झाड़ू उठा के सड़क पे झाड़ू लगा रहे हो, कहना आसान है, करना मुश्किल है। हमेशा सामने वाले से आप उसी चीज की उम्मीद लगाओ जो स्वयं आप खुद कर सकते हो, अदरवाइज ज्ञान मत दो। ओके, सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप प्रीच करते हो वो खुद भी आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ के अंदर आप खुद भी उस चीज को प्रैक्टिस करो, उस चीज को एक्सपीरियंस करो। ओके, डू एज यू से, डोंट डू एज यू से, टॉक अबाउट समथिंग, इग्नोर एडवाइस, डू एज यू से। ओके, जैसी कथनी वैसी करनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसी कथनी वैसी करनी। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल यही था कि आप वही करो, लोगों को करने को बोले जो स्वयं आप खुद कर सकते हो, अदरवाइज वो ज्ञान मत दो। ओके, सो आवर आंसर इज डू एज यू से, प्रैक्टिस एज यू प्रीच। प्रीच इज प्रवचन देना, ज्ञान देना। लेट मी चेंज द कलर फॉर माई प्लेजर। Now what does rain on someone's parade? Parade होती है मार्च पास्ट, ठीक है? आप लोगों को पता है ना, स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे भी होता है, आपके रिपब्लिक डे होते हैं, आपके इंडिपेंडेंस डेज होते हैं, और भी कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप मार्च पास्ट करते हो, आप परेड करते हो। जब आप परेड करते हो आप वेल ड्रेस्ड होते हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हो। परेड हमेशा अंडर द स्काई होती है, ओपन जगह पे होती है, बिल्कुल भी वो अंदर नहीं होती है। और उस वक्त जब आपकी बरसात आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड, क्या रेन कोई प्लान चीज है या अनप्लान्ड है? ये अनएक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। ओके, वो एक्सपेक्टेड चीज नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर बोल लो आप, या अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट बोल लो आप। ओके, अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? सो आपको कि और एकदम से बरसात आ जाती है तो क्या होता है? सारा प्लान चौपट हो जाता है, पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका जो एक प्लानिंग थी सब स्पॉइल हो गया, सारे प्लान्स स्पॉइल हो गए आपके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेन ऑन समवन्स परेड। परेड में निकले हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सेट, और सडनली बरसात आ गई, पूरा प्लान चौपट हो गया। अब आपको कहीं जाना है, कहीं जाना है, आप सब मूवी देखने के लिए निकले हो, आधे रास्ते जाते ही आपके टायर फ्लैट हो गया, गाड़ी का पंक्चर हो गया, मूवी छूट गई, तो क्या हो गया? इट इज रेन ऑन समवन्स परेड। आपका प्लान बिल्कुल खराब हो गया है, स्पॉइल समवन्स प्लान। आपका खुद सिचुएशन भी हो जाती है, कोई कर भी देता है, नेचुरली भी हो जाता है, किसी भी तरीके से आपका कोई प्लान स्पॉइल हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं रेन, क्योंकि रेन होता है अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ओके, और डिसअपॉइंटमेंट। परेड इज प्लानिंग, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ओके, वेल ऑर्गेनाइज्ड, किसी को बहुत अच्छे से आपने कोई चीज प्लान करी है, ओके, सो उसको पे भी आपके पानी फिर जाता है बिल्कुल, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉइल समवन्स प्लान। गिव समवन एडवाइस, नथिंग टू डू विद एडवाइस। यहाँ पे कहीं कुछ हमें एडवाइस का दिख ही नहीं रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, डिजास्टर है, डिसअपॉइंटमेंट है, प्लानिंग है, एडवाइस कहाँ से आ गई? ओके, हेल्प समवन, मैंने जो आपको रेफरेंशियल मीनिंग्स बताए हैं, जो मैंने आपको इनका मीनिंग बताया है कि क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, उसमें कहीं पे हेल्प वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सेलिब्रेट विद समवन, सेलिब्रेट कहाँ है? तो नुकसान हो गया है, तो डैमेज है ये। तो मैं क्या बात बोल रही हूँ? डिसअपॉइंटमेंट, डिजास्टर, डैमेज। तो डैमेज को आप सेलिब्रेट करते हो या दुख मनाते हो? तो ये सेलिब्रेट तो कहीं से भी नहीं है। ओके, सो आवर आंसर इज ए इज आवर आंसर। ओके, नाउ व्हाट डज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट? ये जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को हम वार्निंग दे रहे हैं, किसी को हम कोई सजेशन दे रहे हैं, तो हम ये कहते हैं आप अगर कुछ भी स्टेप्स उठाओ
थोड़े कॉशन के साथ उठाना, सोच समझ के उठाना। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप थोड़ा सा लेना। सॉल्ट मीन्स प्रिकॉशन, ध्यान से, ठीक है। बगैर सॉल्ट के अगर आप कोई चीज लेते हो तो वो बिगड़ जाती है। ओके, तो हियर इट इज बी कॉशन, ध्यान से कोई काम करना। मेडिसिन लेना नहीं होता, ईट समथिंग नहीं होता, स्ट्रेस समवन नहीं होता। इट इज कोई भी आप चेतावनी पूर्वक कोई काम करते हो तो इट इज सेड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ओके, यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप, go, or you want to have your own new startup, do everything. My best wishes are with you, but you know, whatever you are doing, you should always take it with a grain of salt so that in the end you do not have to feel bad about it. Okay, take precautions, okay, because prevention is better than cure. इसमें अगर आपको हम देखें तो इसमें हमारा एक और इसका बन रहा है, इसको बोलते हैं कॉशन के साथ चलना। ओके, पहले से ही कॉशियस हो जाना। तो इसके लिए हमारा एक और फ्रेज बनता है जो डायरेक्टली तो नहीं रेलेवेंट हो रहा, बट काफी हद तक वो रेलेवेंट हो जाएगा, जिसमें हम ये बोलते हैं लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, दिस मीन्स सेम, फाइन। So be cautious. The answer is be cautious. Let us come to the next one. Think outside the box. Think outside the box. Box is here, your brain. This thing at the top. Okay. So इसके बाहर निकल के सोचो, means नॉर्मल से हट के सोचो। तुच्छ मतलब आपको ने तो बस अपने बॉक्स के अंदर जितना आपने भरा हुआ है उतना ही आप कर देते हो। जितना किसी ने इसके अंदर पूरा डेटा भर दिया, उस डेटा को आपने यूज कर लिया, उसके बाहर से तो कुछ सोचना ही नहीं चाहते, उसके अलायदा कुछ नहीं सोचना चाहते, उसके अलावा नहीं सोचना चाहते। तब हम बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसके बियॉन्ड भी जाओ, थोड़ा जो ऑलरेडी तुम्हें आता है उसके बियॉन्ड जाओ। ओके, गो बियॉन्ड व्हाट यू ऑलरेडी नो। Go beyond what you already know. ये होता है बॉक्स। ओके, ब्रेन। और यू कैन से बी क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव सोचो, कुछ नया सोचो, कुछ नवीन सोचो। ओके, जिसने पहले कभी नहीं सोच किया होता। बिल्कुल आप जिसे कहते हैं ना ढाल के 3 पात मत बनो, जो चला आ रहा है हम भी वही कर रहे हैं। नो, बी क्रिएटिव, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। इसके लिए एक और वो फ्रेज होता है, use your think tank. Use your thinking caps. Or you can say put on your thinking cap. Put on your thinking caps. अपनी thinking caps पर मीन्स आप अपना सोचो। कैप ऐसी होनी चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर करे। कैप सर के अंदर होती है या बाहर होती है? बाहर होती है, मीन्स कुछ नया सोचो। सो थिंक क्रिएटिवली, समझ में आ रहा है? थिंक लिटरली, लिटरली तो ऑलरेडी जो आपके पास है बस उतना ही सोच रहे हो। नो, दिस इज ऑलरेडी देयर, तो ये बात नहीं हो रही है। थिंक इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स की कोई इसमें डोंट थिंक, ये है नहीं। थिंक क्रिएटिवली, और क्रिएटिव क्या होता है? न्यू। थिंक समथिंग न्यू। ओके, मीन्स योर ब्रेन इज, you have a very advanced brain. Use as much as possible. Okay, just try to put some pressure on your brain. Okay, concentrate and new ideas will come to you. So इसको बोला था think outside the box. पुराने movies बन रही हैं, suddenly the director say no, I'm not happy with this story. Think outside the box. Give me something new. Give me something unique. Okay, so this is, it is under the weather. ये तो आप लोग लर्न कर ही लो सब लोग। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है कि बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है मैम, आई कैन नॉट कम टू द क्लास टुडे बिकॉज आई एम अंडर द वेदर। वेदर मीन्स हम मौसम का असर हो रहा है मेरे ऊपर, मौसम का असर हो रहा है, बदलते मौसम का असर। मतलब जब बदलते मौसम का असर होता है तो आप क्या हो जाते हो? आप अनवेल हो जाते हो, आपको फीवर आ जाता है, आप इल हो जाते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है।
ठीक है, आई कैन नॉट कम, यू राइट एन एप्लीकेशन दैट सॉरी मैम प्लीज ग्रांट मी अ लीव फॉर वन डे एज आई एम अंडर द वेदर. I am under the weather means I am not feeling well. Okay, I am ill. So you are not feeling happy. You are not feeling sad also. Feelings की कोई बात नहीं है. आपकी health condition, आपकी जो health है हम उसकी बात करते हैं. तब आप बोलते हो I am under the weather. और जब आप ill health हो तो energetic तो आप हो ही नहीं सकते हो. So इसका आंसर क्या जा रहा है? इसका आंसर है see that you are not feeling well, you are unhealthy. Okay, now we have done 15 today. Let us move on. What does, you can't judge a book by its cover. ठीक है, आप सिर्फ कही हुई बातों से या सुनी सुनाई बातों से किसी के बारे में नहीं जज कर सकते. कई बार क्या होता है कि बुक्स के जो कवर होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे होते हैं, ग्लॉसी होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और आप कवर देखकर बुक खरीद लेते हो. ठीक है, कवर देखकर आप बुक खरीद लेते हो, पर जब आप बुक पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है ये तो बकवास है, तो ट्रैश है, इट इज कंप्लीटली यूजलेस, इट इज अ कंप्लीट ट्रैश, इट्स नॉट वर्थ इट. ओके, द वे द कवर वाज शोइंग इट इज कंपेयर टू द कवर इट इज यूजलेस. सो व्हाट डज इट मीन कि एक ऊपरी चमक धमक से कभी भी आप किसी को जज मत करो. ठीक है, हो सकता है कोई बहुत वेल ड्रेस्ड है, वो ऊपरी चमक धमक दिख रही है और अंदर से उसको बहुत हैवी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है. आप ये सोचो इनके तो मजे हैं, ओके दे आर रोलिंग इन मनी. नो, इट कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. कोई बहुत हंस रहा है, बहुत खेल रहा है, बहुत खिलखिला रहा है, बहुत डांस कर रहा है, आप बोलते हो इसकी लाइफ तो बिंदास है, फॉर एवर हैप्पी पर्सन है. यू नेवर नो उसकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, वो तो दिख रहा है. मीन्स ऊपरी चका चौंध पे मत जाओ, अंदर क्या है, सब्सटैंशियल है कितना नहीं है, उस पे जाना चाहिए. हमें और डीप जाना चाहिए, एक सिर्फ फेस वैल्यू पे किसी को नहीं जज करना चाहिए. ओके, सो जज अ बुक बाय इट्स कवर. कवर का मतलब क्या हो गया है? फेस वैल्यू. ओके, किसी को भी हमने फेस वैल्यू से जज नहीं करना. ओके, there is something deep. Okay, go deeper to understand people. Judge someone by their appearance, don't judge someone by their appearance. Read a book by means, क्या हमने किसी को उनकी appearance से जज करना है? हंस रहे हैं तो सही में खुशी है, रो रहे हैं तो दुखी है ना, वो उनके आउटर अपीयरेंस है. अंदर क्या है, हमें कभी भी बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया को नहीं असेस करना चाहिए. ओके, सो वी डू नॉट हैव टू जज समवन बाय देयर अपीयरेंस. इज दैट क्लियर? व्हाई? बिकॉज देयर इज मोर टू इट. देयर इज ऑलवेज मोर टू इट, ओके, देन द आईज कैन सी. Clear? Okay, so we don't have to read a book here, we do not have to buy a book, we do not have to judge anyone. मतलब वी जज वाला पार्ट नहीं आएगा. What does a blessing in disguise? Disguise, blessing क्या हो गई? दुआ. ओके, दुआ हमेशा अच्छी होती है, आप किसी के लिए अच्छा विश करते हो, तो ब्लेसिंग हमेशा आपकी विश होती है. ओके, समथिंग गुड. तो आपका एक किसी भी तरह का प्रॉफिट, किसी भी तरह का गेन. ओके, वो ब्लेसिंग, वो गेन की तरह नहीं दिख रहा है. उसने एक जामा पहना हुआ है, उसने एक कवर अप किया हुआ है, वो किसी चीज में कैमोफ्लेज होके आया है. ठीक है, वो कैमोफ्लेज होके आया है, वो खुशी के रूप में नहीं आई है. आप ये बोलते हो ही इज अ बून इन डिस्गाइज. सडनली कोई आपके घर आ गया है, आप बहुत क्राइसिस में चल रहे, सडनली कोई आपके घर आ गया है और आपको फॉर नो राइम एंड रीजन बहुत कुछ आपको इस तरीके से दे जाता है. जैसे हमारे उसमें है माइथोलॉजी के अंदर है, लॉर्ड कृष्ण जब जाते हैं, क्या कहते हैं, सुदामा के घर पे, सो इट वाज अ बून इन डिस्गाइज. वो एक चावल के दाने के बदले में उनको इतना संपन्न करके चले जाते हैं. सो उनका आना एक ब्लेसिंग था, पर वो ओपनली कुछ भी नहीं दे रहे हैं, पर उनका आना ही फायदेमंद हो गया था. दैट इज अ बून इन डिस्गाइज. मीन्स ये कुछ अच्छी चीज है या बैड चीज है? बैड नहीं का है ही नहीं, गुड नहीं,
समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड। यहाँ पे एग्जैक्टली बैड वर्ड भी नहीं देना है, समथिंग दैट सीम्स अनयूजुअल, ओके, बट टर्न्स आउट टू बी गुड। समथिंग दैट सीम्स गुड बट टर्न्स आउट टू बी बैड नहीं। बून इन डिस्गाइज मीन्स किसी ने आपके कुछ किसी की बुराई से भी आपका भला हो जाता है। जब आपके साथ कोई बुरा करता है पर उसमें भी आपका भला हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बून इन डिस्गाइज। ओके, so here the answer is C. C is your answer. Now let us move further. A dime a dozen. A dime a dozen. Dozen होता है 12. ओके, डाइम हो गया है आपका आना, एक आना। ओके, ये एक करेंसी है। ओके, तो एक आने में 12 आइटम आपको मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है ना। ओके, औने पौने भाव पे अगर कोई चीज आपको औने पौने भाव पे मिल रही है, औने पौने भाव, तो वो सस्ती हुई ना। औने होता है आना, ओके, पौने पौना, ओके, ये बहुत जिसे कहते हैं 1 पैसे से भी कम होता है। आना पाना इस 1 पैसे से भी कम होता है, जो डाइम बोला जाता है इंग्लिश में। कोई चीज आपको जब औने पौने भाव पे मिल रही है, मींस बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है। सस्ती को हम एक और फ्रेज बोलते हैं थ्रो अवे प्राइसेस। थ्रो अवे प्राइसेस, इज दैट क्लियर? बहुत औने पौने भाव पे, ये बस पैसा फेंकने वाली चीज है, मतलब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मींस और जो चीज इतने सस्ती मिल रही है तो वो एक्सपेंसिव होती है या इनएक्सपेंसिव होती है? एक्सपेंसिव नहीं होती है, रेयर होती है। रेयर चीजें हमेशा महंगी होती है, कॉमन चीजें सस्ती होती हैं, ठीक है ना। तो क्या ये रेयर चीज है? नहीं। एक्सपेंसिव है? नहीं। कॉमन है? यस। वैल्यूएबल है? नहीं। इज दैट क्लियर? कोई बहुत कॉमन चीज होती है, जब कोई चीज बहुत कॉमन होती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है या ऊपर जाती है? इट्स वैल्यू फॉल्स, वैल्यू फॉल्स। ओके, सो इट बिकम्स पौना पौना भाव। और अ डाइम अ डजन, एक डाइम में डजन मिल रहा है आपको, तो सस्ता ही है। ओके, व्हाट डज बीट राउंड द बुश? बीट राउंड द बुश हमने पहले भी किया है, इसके अंदर घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। हमने कट द चेस, हमने किया था कट द चेस, ये वाला फ्रेज हमने किया था ना, तब मैंने आपको बीट राउंड द बुश भी लिखवा के दिया था। सो हम क्या कह रहे हैं? गेट टू द पॉइंट। हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सेम चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, बर्न द मिडनाइट ऑयल। रात में जब आप तेल जलाते हो, ये हमारे पुराने टाइम की बातें हैं, जब इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होते थे, इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं होती थी, आपको बल्ब जलाना पड़ता था, लालटेन जलानी पड़ती थी, नाइट लैम्प जलाना, बल्ब नहीं जलाना पड़ता था, आई एम सॉरी, आपको लैंटर्न जलाना पड़ता था, लालटेन जलानी पड़ती, जिसमें आप तेल डालते थे और उसमें आप उसको उसका जो वाइक होता था उसको आप लाइट अप करते थे और उसमें आप सारी रात उसको जला के रखते थे। ऑब्वियसली रात सोने के लिए होती है, पर अगर आप सारी, और जब आप सो जाते हो तो आप अपना जो लैंप है उसको बुझा देते हो, ठीक है ना। पर अगर आपका लैंप रात भर जल रहा है, मींस आप रात भर अपना लैंप बर्न कर रहे हो, मींस आप उठे हुए हो। उठे हुए हो तो आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। काम कर रहे हो तो मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो। जो दिन रात मेहनत करता है, दिन दूनी रात चौगनी हिंदी में बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसको बोला जाता है दिन दूनी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए हिंदी की तो प्लीज क्षमा कर देना मेरे को। दिन दूनी रात चौगनी, चौगनी, ठीक है। मीन्स बहुत मेहनत करना। टू वर्क लेट एट नाइट मीन्स टू वर्क वेरी हार्ड। वर्क लेट एट नाइट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। आलसी होते तो आप दिन में ही सो जाते, रात तो सोने के लिए ही है ना, दिन में भी सो जाते। वर्क हार्ड, one who is very very hard working, one who is very very industrious. Another word for hard working is one who is very industrious. So आप देर रात तक काम किस लिए करते हो? क्योंकि आप में लगन है, ओके, आप में एक एम्बिशन है,
आप हार्ड वर्किंग हो, दैट इज वाई यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यू आर वेकिंग अप एट नाइट एंड स्टडिंग. ओके, स्लीप अर्ली नहीं, रात में तो आपका ऑयल लैम्प जल रहा है, ऑयल लैम्प, तो फिर कैसे आप स्लीप अर्ली हो? सुबह जल्दी उठते हो, कौन लालटेन जलाता है सुबह? ठीक है, टेक अ ब्रेक ना, ब्रेक का कोई लेना देना नहीं है. सो आवर आंसर इज ए. नाउ कॉल इट अ डे. ये तो मेरे को लास्ट में देना चाहिए था ये वाला फ्रेज, चलो बीच में दे दिया. लेट्स कॉल इट अ डे मीन्स लेट्स फिनिश. ओके, लेट्स फिनिश, लेट्स रिटायर. आज के लिए इतना ही काफी है. जब आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, हम भी अपने स्टूडियो में हमारे स्टूडियो मैनेजर को परेशान कर रहे हैं, बिठाया हुआ है उनको, फिर हम कहते थे चलो रोहित लेट्स कॉल इट अ डे, अब हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है. मीन्स अब हम आज के लिए आर वर्क गेट्स ओवर. अभी तो बेटा 4 और है, ठीक है ना, उसको समझ मत लेना, ठीक है ध्रुवित. नाउ कॉल इट अ डे, आर work gets over. We are done for today. We are done for today. Time to wind up. Fine means अब खत्म करने के लिए बोल रहे हैं या स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं? स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं. मैंने बोला ना, our work gets over, it means stop. We are done for the day. Stop. Let us wind up. Stop. Yeah, continue. No. Start. Take a break. No. Answer is retire. Call it a day means retire for the day. आज के लिए बस इतना ही, ये वाला चीज. Okay. Now let us come to the next one. Cut corners. Cut corners. जल्दबाजी में जब आप काम करते हो, कुछ ना कुछ कमियां छोड़ देते हो. जल्दी का काम शैतान का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. हिंदी के मुहावरे भी मुझको आते हैं वैसे थोड़े बहुत. ओके, जल्दी का काम शैतान का बोलते हैं ना. जल्दी का काम शैतान का मीन्स जब आप जल्दी कर रहे हो तो काम अच्छा होता है या खराब होता है? बेकार काटते हो आप उसको. आपके काम में कमियां रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं, एरर्स रह जाते हैं, परफेक्शन नहीं होती है, इम्परफेक्शन से भरा होता है, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स. मींस आप उसको केयरफुली कर रहे हो या बहुत अनकेयरफुली कर रहे हो? अनकेयरफुली कर रहे हो तो इसका ये आएगा डू समथिंग क्विकली एंड चीपली. चीपली के से बेटर वर्ड है क्लमजिली, इनअप्रोप्रिएटली. फाइन. सो दिस इज योर आंसर. शॉर्टकट्स लेते हैं तो भी खराबी होता है. फॉलो रूल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, केयरफुली तो बिल्कुल भी नहीं. ये दोनों तो ऑपोजिट्स हो गए हैं, ये दोनों टोटली एंड टोटली ऑपोजिट्स हो गए हैं. तो ये वाला नहीं होगा. अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है गेट द बॉल रोलिंग. किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो कहते हैं लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. बिल्कुल, हमने एक अपना स्टार्टअप किया, हमने सोचा हम अपने इस हाई स्कोर इंग्लिश को कैसे शुरू करें, तो हमने बोला रिकॉर्डिंग से शुरू करते हैं. तो हमने बोला हाउ शुड वी सेट द बॉल रोलिंग. सो फाइनली वी डिसाइडेड दैट टू वर्क दिस होल सेटअप वी विल सेट द बॉल रोलिंग बाय स्टार्टिंग विद आवर वीडियो रिकॉर्डिंग्स. मीन्स किसी बात को शुरू करने के लिए जो पहला कदम उठाते हो, किसी बात को शुरू करने के लिए जो पहली मुहिम उठाते हो, प्लान ए जो आपका होता है, उसको हम बोलते हैं टू सेट द बॉल रोलिंग. ओके, या आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और आपने बैठ के प्रिंसिपल ने बोला है कि एनुअल फंक्शन होगा, मीटिंग करते हैं टू सेट द बॉल रोलिंग. मीटिंग इज एक्चुअली गोइंग टू सेट द बॉल रोलिंग. मीन्स आपका पहले जो आप ब्लू प्लान बना रहे हो, अपना ब्लू प्रिंट बना रहे हो, रोड मैप बना रहे हो, दैट इज टू स्टार्ट द होल थिंग, दैट इज टू सेट द बॉल रोलिंग. ओके, सो आप जब किसी भी चीज का रोड मैप बनाते हो, ठीक है, उस रोड मैप में जो आप अपना स्टेप 1 लेते हो, उस स्टेप 1 को हम बोलते हैं टू सेट द बॉल रोलिंग, दैट इज टू स्टार्ट समथिंग, शुरुआत. ओके, रोलिंग इज टू शुरुआत. स्टॉप समथिंग, नो. Continue something, no. Take a break, no. Your answer is A. Is that clear?
Shall we move further? In the loop. In the loop होता है, suppose let us talk about the annual function only. Okay. Netflix पे भी आ जाएंगे इसको समझाने के लिए. अभी क्या होता है कि आपके प्रिंसिपल ने सब कोऑर्डिनेटर्स को जॉब्स असाइन कर दी हैं और बोल दिया कीप मी इन्फॉर्म्ड एवरी डे, बाय द एंड ऑफ द डे कीप मी इन्फॉर्म्ड. मुझे भी पता रहना चाहिए कि आप लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करी हैं वो प्रोटोकॉल के साथ या प्रॉपर डेकोरम के साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. कीप मी इन द लूप. कीप मी इन द लूप मीन्स मेरे को बिल्कुल अलग नहीं रखना. टाइम टू टाइम मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करते रहो ताकि मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है. नेटफ्लिक्स पे अपन लोग ये डिटेक्टिव मूवीज देखते हैं तो आपके जो आईजी होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को जॉब्स पूरा का पूरा असाइनमेंट हैंड ओवर करते हैं और फिर बोलते हैं बट कीप मी इन लूप. मुझे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है. ओके. लूप होता है फंदे में रखना, मीन्स मुझे भी बता के रखना. कीप मी इन लूप मीन्स डू नॉट कीप मी आउट, कीप मी इन्फॉर्म्ड. मुझे भी बता के रहना टाइम टू टाइम. सो इट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड या बीइंग इग्नोर्ड, ये ऑपोजिट हो गया है. बीइंग इग्नोर्ड इज ऑपोजिट. कंफ्यूज्ड का कोई लेना देना नहीं है. एक्सक्लूड इज बिल्कुल ही बाहर निकाल देना. थ्रो आउट नहीं है, ये थ्रो आउट तो ऑपोजिट हो गया है. कीप इन हो गया है ये. ओके. दिस इज कीप इन, वेरी मच इन. दैट इज कीप मी इन द लूप. सो आंसर इज अगेन A. Fine. What does on the same page? We are on the same page. Two people are talking और हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तुम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो या तुम अपनी अचीवमेंट बता रहे हो और हम दोनों की अचीवमेंट्स और प्रॉब्लम सेम है तो बोलेंगे हाँ वी आर ऑन द सेम पेज. तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल है, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं. इज दैट क्लियर? सो हियर इट इज agreeing with someone, disagreeing with someone, confused or ignored. When you agree with someone, okay, for anything, when you concede with someone, okay, आप उसके साथ अग्री कर रहे हो, उसके साथ कंसीड कर रहे हो, सो आप क्या कर रहे हो? आप उसके साथ ऑन द सेम पेज हो, उसके साथ सहमत हो. बिल्कुल अगर आप उसके साथ सहमति जताते हो तो उसको हम बोलते हैं वी आर ऑन द सेम पेज. हम दोनों के विचार मिलते हैं, हम दोनों की बात मिलती है. मैं इसकी बात को कंसीड करता हूँ, मैं इसकी बात से अग्री करता हूँ. इज दैट क्लियर? फाइन. So here we have done 25 part 1 and I hope you is going to help you, and in the next session we are going to do another 25 part 2. Thank you so much. Take care. Please keep on doing your revision and have a good time.